नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के मयूरभंज का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री 20 जून को हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में लेंगे भाग। विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ ही कृषि से जुड़े कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 18,880 करोड़ रुपए की 23वीं प्रधानमंत्री किसान किश्त भी करेंगे जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत वितरित की 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। योजना से अब तक 70 लाख लोगों को मिली नौकरी। प्रधानमंत्री ने कहा, टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनेगा विकसित भारत। महाराष्ट्र में फिर सुलगी सियासत। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आमने सामने आए उद्धव और शिंदे गुट। रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। उद्धव ने कहा, अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार। शिंदे गुट ने कहा, यूबीटी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर, इसीलिए उद्धव दे रहे हैं भावनात्मक बयान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दुनिया भर में जोरदार तैयारियां। कहीं योग मैराथन तो कहीं फिटनेस अभियान। बड़े बड़े नेता और दिग्गज हस्तियां बता रहे हैं योग के फायदे। और आइए अब शुरुआत करते हैं। 20 जून ओडिशा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा विकास की बड़ी सौगात ओडिशा को देने वाले हैं और साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनके गांव का भी दौरा करेंगे। पीएम के दौरे पर हमारे संवाददाता निशांत राय की यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचकर संथाली जाहेरा और हो जाहेरा जैसे पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहाड़पुर स्कूल और स्किल सेंटर का दौरा करेंगे, जहां शिक्षा, कौशल विकास और आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों की जानकारी लेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकास धारा ओडिशा सारा थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं ऊर्जा, औद्योगिक अवसंरचना, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिनका विशेष फोकस आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के विकास पर रहेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा दौरे के दौरान अपने कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर उन्होंने लिखा कि मैं कल 20 जून को ओडिशा के मयूरभंज में रहूंगा और ये दौरा इसलिए खास होगा क्योंकि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। मयूरभंज माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का गृह जिला भी है। राष्ट्रपति और मैं पहाड़पुर गांव जाएंगे और उसके बाद ओडिशा की मौजूदा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार की शाम अपने गृह जनपद ओडिशा के मयूरभंज पहुंची। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने रायरंगपुर के एसडी अस्पताल में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत भी की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कुसुमी ब्लॉक के खनन प्रभावित 113 गांवों के लिए एकीकृत ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ किया और इसके अलावा उन्होंने रायरंगपुर पुलिस जिले हाटबाधरा
स्थित मातृशक्ति भवन और निर्माण विभाग के विशेष अतिथि भवन का उद्घाटन भी किया। वहीं राष्ट्रपति के इस दौरे को मयूरभंज क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे तारकेश्वर में आयोजित पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल को विकास की नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष समारोह की थीम है पश्चिम बंगाल, विरासत, सौहार्द और विकास। इस मौके पर प्रधानमंत्री रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे भेजी जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के 45 लाख से अधिक किसानों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इस धरती पर देवादिदेव महादेव तारकेश्वर बाबा है और इस धरती पर पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने सपना देखा था इस बंगाल, पश्चिम बंगाल होकर भारत से जुड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब भी होगा। बहुत सारा फायदा मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिंगूर से लेकर तारकेश्वर लेकर होरीपल से लेकर आरामबाग तक रेल से जुड़ा हुआ जो कॉरिडोर है, उससे लेकर बाबा तारकनाथ धाम है, उससे लेकर जो किशन भाई है, उससे लेकर बहुत चीज मिलेगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों की भी शुरुआत करेंगे। मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण परियोजना और बीरभूम के सैंथिया में नए मछली बाजार का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नदिया जिले के हरिण घाटा में बकरियों के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेंट बैंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। पूर्वी भारत की ये अपनी तरह की पहली आधुनिक सुविधा है जो पशुधन की नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। डबल इंजन का सरकार के चलते ही फायदा मिलेगा। ये पहले क्या था, केंद्र का योजना आता था, यहाँ बंगाल के जो तृणमूल सरकार थी वो उसको बंद करवाने में लगी रहती थी। आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, कोई भी योजना हो, उस योजना बंगाल के आम जनमानुष को ना मिले, इसका पूरा पावर लगा देती थी पिछले बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार। रेलवे क्षेत्र में लगभग 590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इनमें सांक्राइल, सांतरागाछी लिंक लाइन, हावड़ा में 300 बेड वाला नया रेलवे अस्पताल और पूर्वी मेदिनीपुर में एक रोड ओवर ब्रिज शामिल है। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 315 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सड़कें गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देंगी, लोगों की बाजारों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। इन परियोजनाओं के जरिए पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति मिलने के साथ साथ विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। किसानों के कल्याण, बेहतर बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर खास जोर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। साथ ही ये विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। कैमरा पर्सन मोहन मुकुल शर्मा और उत्तम सिंह के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं आगामी 2 दिन 20 और 21 जून को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल में रहूंगा। 20 जून का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित होगा। यह स्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पश्चिम बंगाल की संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके प्रयासों से जुड़ी समृद्ध विरासत के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है। तारकेश्वर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोलकाता में इस आयोजन के होने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। योग दिवस कार्यक्रम के बाद मैं एक अन्य समारोह में भी शामिल होऊंगा जिसमें स्वदेशी डिजाइन से निर्मित 3 युद्धपोतों को जलावतरण किया जाएगा। ये हैं INS
दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय। ये युद्धपोत देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। साथ ही ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को भी सशक्त रूप से प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार सृजन की गति कई गुना तक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत की युवा शक्ति, प्रतिभा, कौशल और क्षमता को पहचान रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण युवाओं के परिश्रम को सम्मान है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। करीब 20 लाख युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में 6 महीने पूरे कर लिए हैं और आज इनमें से करीब 10 लाख युवाओं को अपनी पहली नौकरी में 6 महीने पूरे करने के बाद इसके लाभार्थी के तौर पर इंसेंटिव मिला है। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत की प्रतिभा, कौशल और सामर्थ्य की चर्चा सुदूर तक हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भलीभांति पहचानने लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है, जबकि उनके नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलता है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए संचालित इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ की अवधि को 4 वर्ष तक
बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। पारंपरिक पुलिसिंग की जगह अब तकनीक और वैज्ञानिक सबूत ले रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा विजन देश के सामने रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि अपराधियों को पकड़ने और जल्द न्याय के लिए उंगलियों के निशान और फॉरेंसिक डेटा सबसे बड़ा हथियार है। राजधानी दिल्ली में देश भर के फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुटे। मौका था 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और जांच प्रणाली को वैज्ञानिक रूप से इतना मजबूत करना कि कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से बच ना सके। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की न्याय प्रणाली एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की भूमिका पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगाह किया कि तकनीक तभी काम करेगी जब हर राज्य और हर पुलिस स्टेशन क्राइम सीन से डेटा कलेक्ट करके फिंगरप्रिंट प्रणाली को मजबूत बनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने अभिज्ञान एप्लीकेशन, आपराधिक प्रक्रिया पहचान प्रणाली, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 और ई फॉरेंसिक 2.0 की शुरुआत की। मित्रों, आज एनसीआरबी की अभिज्ञान ऐप, सीआरपीआई एप्लीकेशन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक दोनों के दूसरे वर्जन इसका यहां से लोकार्पण किया गया। फिंगरप्रिंट तकनीक का 100% इस्तेमाल न केवल घरेलू अपराधियों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर भी लगाम कसने में मददगार साबित होगा। डिजिटल सबूत जैसे फिंगरप्रिंट, फेस मैचिंग और डीएनए को इस तरह पेश किया जाए कि अदालतों का काम आसान हो और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे क्षेत्र में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का रोडमैप सामने रखा। पटना में जहां उन्होंने बिहार को भविष्य का आईटी और एआई हब बनाने की बात कही, वहीं छपरा और मढ़ौरा में रेलवे परियोजनाओं और मेक इन इंडिया की सफलता का संदेश भी दिया। नई ट्रेनों के शुभारंभ से लेकर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और लोकोमोटिव निर्यात तक उन्होंने बिहार को विकास की नई रफ्तार देने का भरोसा जताया। पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आईटी उद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में बिहार आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों का विस्तार अब टियर 2 और टियर 3 शहरों तक किया गया है, जिससे छोटे शहरों में भी तकनीक आधारित रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। एसटीपीआई की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है देश की आईटी इंडस्ट्री को बनाने में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टियर 2, टियर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले। तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं, उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, वो सब चर्चा हुई। बिहार में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को लाना है, उसके लिए जो स्टेप्स लेने पड़े, वो सब स्टेप्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने ही अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके बाद छपरा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री ने मऊ दिल्ली नियमित एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरी घाट औड़ीहार मेमू सेवा का वाराणसी तक विस्तार भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना की भी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली लखनऊ
वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित किए जाने की योजना है। इसके पूरा होने पर दिल्ली से पटना की यात्रा महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरी हो सकेगी। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का एनुअल रेलवे का बजट देना चालू किया है। इसका बहुत लाभ मिल रहा है। बिहार में करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के अभी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट में एक नई घोषणा की है जिसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू किया है, बुलेट ट्रेन से कनेक्टिविटी देने का पटना को। तो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और आगे सिलीगुड़ी, इस नेटवर्क में बुलेट ट्रेन जब बनेगी, दिल्ली से पटना की जर्नी 4 घंटे 41 मिनट रह जाएगी। छपरा जंक्शन के कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने पहुंचे, जहां उन्होंने गिनी के लिए 51वें निर्यातित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित ये लोकोमोटिव भारत की तकनीकी क्षमता और विनिर्माण कौशल का दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से बिहार को करीब 1,000 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ है और भारत निर्यात के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। बहुत ही गौरव की बात है, भारत में और बिहार में बने लोकोमोटिव्स आज दुनिया भर में अपनी ताकत से, अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में एक बहुत अच्छा सुनाम कमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस फैक्ट्री का 2017-2018 में आरंभ किया था, तब एक लक्ष्य रखा था कि इस फैक्ट्री से बनने वाले लोकोमोटिव दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी के बने। आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से लेकर रेलवे नेटवर्क के विस्तार, बुलेट ट्रेन की परिकल्पना और वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकोमोटिव के निर्यात तक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बिहार दौरे ने विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई गति देने का संदेश दिया है, जो बिहार की आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भावुक होते हुए कहा कि चुनौतियों और हमलों के बावजूद उनका संकल्प नहीं डगमगाया है, लेकिन अगर पार्टी को उन पर भरोसा और विश्वास नहीं है तो वो पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार है। दरअसल उद्धव ठाकरे शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 4 साल में दूसरी बार अपनी पार्टी में टूट के बाद ठाकरे ने कहा कि वो 1 दशक से अधिक समय से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए वो शिवसेना यूबीटी के शीर्ष पद से हटने को तैयार है। वहीं शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इस बात पर आत्ममंथन किया जाना चाहिए कि लोग उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद सांसद अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अभिषेक बनर्जी के साथ सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने पिछले हफ्ते लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर NCPIL में एक विलय का अनुरोध किया था। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। टीएमसी के लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 28 है, जिसमें से 20 सांसद बागी हो गए हैं, जो कुल सांसदों की संख्या के 2/3 से ज्यादा है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों की दूसरी पार्टी में विलय को असंवैधानिक बताया। संविधान के 10th शेड्यूल में जो प्रावधान है, मैं उसी प्रावधान के हिसाब से आज अध्यक्ष जी से मिलने आया था और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जो डिस्क्वालिफिकेशन या ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है कि मैं वॉलंटरीली अगर पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता हूं तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर माय डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो, तो उसी वक्त आपका लोकसभा का सदस्यता पद चला जाना चाहिए। 20 सांसद के खिलाफ
डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। और वहीं दुनिया भर में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत सहित विभिन्न देशों में तैयारियां तेज हो गई हैं। योग को लेकर उत्साह चरम पर है और अलग अलग राज्यों में योग सत्र, फिटनेस अभियान और जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। भारत से लेकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक योग की गूंज सुनाई दे रही है, जो इस प्राचीन भारतीय परंपरा के वैश्विक विस्तार को दर्शाती है। दुनिया भर में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पूरे भारत में योग को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। अलग अलग राज्यों में योग से जुड़े कार्यक्रम, फिटनेस अभियान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कोलकाता में हुगली नदी पर एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां 500 से अधिक नावों पर लोग एक साथ योग का प्रदर्शन करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच योग दिवस के पूर्व आयोजित कार्यक्रमों के तहत शुक्रवार को कोलकाता में दौड़ से ध्यान मैराथन का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में योग दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी के बगरक घाट पर पानी के अंदर योग का एक अनोखा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने जल योगाभ्यास किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को सिरसा डेरा बाबा भूमर शाह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। वहीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा के कर्तव्य द्वार पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रीनगर में युवाओं ने योग अभ्यास सत्र में भाग लिया। नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना की दुर्गा बटालियन ने आम नागरिकों के साथ योग सत्र आयोजित किया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में प्रोजेक्ट जागृति बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम अभियान के तहत शुक्रवार को रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में लिमतरा धमतरी के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को लक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी में योग के माध्यम से स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। तमिलनाडु के मदुरै में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस GR स्वामीनाथन वेल्लम स्कूल में योग दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर आयुष मंत्रालय के एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र आयोजित कर रहा है, जिसके माध्यम से एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। देश के साथ विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर से आए राजनयिकों, UN कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वॉशिंगटन में योग सत्र आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दुनिया भर में योग के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को जो सम्मान मिल रहा है, वो भारतीय संस्कृति के बढ़ते असर का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट क्षमता वाले 12 मरीन गैस टरबाइन जनरेटर सेट की खरीद का अहम कॉन्ट्रैक्ट किया है। करीब 425 करोड़ रुपए के इस समझौते पर पुणे की भारत फोर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इन अत्याधुनिक जनरेटरों में कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा। ये परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती देगी। साथ ही भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता, परिचालन तैयारी और समुद्री आत्मनिर्भरता को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
री नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें री नीट यूजी 2026 की बुकलेट का पैकेट खोला जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया है कि छात्र री नीट पेपर लीक के फर्जी दावों के झांसे में न आए। पीआईबी के मुताबिक वीडियो में दिखाए गए पैकेट में आधिकारिक नीट परीक्षा बुकलेट के साथ आने वाली जरूरी OMR उत्तर पुस्तिका शामिल नहीं है। इसके अलावा वीडियो में कई स्पष्ट विसंगतियां भी साफ तौर पर देखी गई हैं। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति, संस्थान या प्लेटफॉर्म के पास परीक्षा से पहले नीट 2026 के प्रश्न पत्र तक पहुंच नहीं होती है। सरकार के मुताबिक री नीट 2026 का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और परीक्षा तय कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भी छात्रों को सतर्क किया है कि उनसे अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक दावों, PDF या अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी को साझा न करें और परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के संदेश भेजे हैं। एजेंसी ने छात्रों को फर्जी संदेशों और धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह भी दी है। NTA ने कहा है कि 3 मई को परीक्षा के पुराने एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं है और उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। हालांकि जिन्होंने पहले ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा रही है। और झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम मिलिट्री अस्पताल में ऑपरेशन दृष्टि के तहत नवा मेगा नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। 15 से 19 जून तक चले इस शिविर को भारतीय सेना और वायुसेना की विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। शिविर में 2500 से ज्यादा मरीजों की आंखों की जांच की गई है और 320 से ज्यादा लोगों की आंखों की सर्जरी की गई है। इनमें 100 से ज्यादा आदिवासी और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में इलाज मिला है। शिविर के समापन मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने टीम की सराहना की और इसे सेवा परमो धर्म का बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सेना की चिकित्सा सेवा की क्षमता और समर्पण को दिखाता है। अब तक इस मिशन के तहत 75,000 से अधिक मरीजों की जांच और 3,000 से ज्यादा सर्जरी की जा चुकी है। शिविर में कई मरीजों को नई रोशनी मिली, जिनमें पूर्व सैनिकों के परिवार और आम नागरिक भी शामिल थे। 2024 में देहरादून से शुरू हुआ यह अभियान अब देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है और झारखंड इसका नवा केंद्र बना है। ये कार्यक्रम देश में सेना की ओर से चलाए जा रहे सबसे बड़े चिकित्सा सेवा अभियानों में से एक बन गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शुक्रवार को मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ अभियान चलाते हुए उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े विभिन्न मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त रूप से कई स्थानों पर चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान ये गिरफ्तारियां की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने जातीय तनाव के दौरान कई हिंसक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें सुरक्षा बलों पर हमले, हथियार और गोला बारूद की लूट और बैंक डकैती जैसी कई घटनाएं शामिल हैं। एजेंसी को उम्मीद है कि इन गिरफ्तारियों से हिंसा की साजिश और उससे जुड़े नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी। NIA ने कहा है कि ये कार्रवाई राज्य में शांति, सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल करने के सरकार के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण कदम है। सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता मिलेगी। अदालत ने कहा है कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ उपलब्ध कराना सरकार और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध नहीं कराया जाता तो नागरिक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत में जा सकते हैं और मुआवजा सहित कानूनी राहत की मांग भी कर सकते हैं। ये टिप्पणी एक ऐसे मामले में सुनवाई के दौरान आई है जिसमें सड़क हादसे में एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। पहले ट्रिब्यूनल और फिर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को बढ़ाकर 11,45,000 रुपए करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत जीवन और स्वतंत्र आवागमन के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पैदल यात्रियों की सुरक्षा और शहरी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक आधुनिक, सुगम और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में सरकार लगातार नए कदम उठा रही है और इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस 2026 का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पासपोर्ट सेवा से जुड़े नागरिक केंद्रित सुधारों, डिजिटल फ्रेमवर्क और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की। पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विकसित भारत के आधार स्तंभ है। उन्होंने पासपोर्ट सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि नागरिकों तक बेहतर और सुगम सेवाएं पहुंचाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में हुए बदलावों के बीच पासपोर्ट सेवाएं इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया गया है। Let me recall the words of Prime Minister Narendra Modi that Seva, Sushashan and Garib Kalyan are the core pillars driving our journey towards Viksit Bharat, and all of you dealing with passports contribute to that in many ways. The Prime Minister in fact highlighted how passport services have become a shining example of the transformation that India has seen in the last 12 years. और वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार और डिजिटलीकरण के जरिए सरकार ने नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में केवल 77 पासपोर्ट केंद्र थे और प्रतिवर्ष करीब 43 लाख पासपोर्ट जारी किए जाते थे। अब देश भर में 544 पासपोर्ट केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को तेज और सुविधाजनक पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराना है। In 2014, as you are all aware, there were just 77 passport seva kendras, PSKs, across the entire country, and the annual passport issuance was 83 lakhs. Now, through an expansion campaign, through what I would really regard as an imaginative expansion campaign, we have established 544 functional kendras, combining 93 PSKs and an elaborate network of 454 post office PSKs. और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद देश के युवा लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत के प्रतिभावान युवाओं पर है। भारत की युवा शक्ति की प्रशंसा आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो रही है। ये देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि ये दुनिया का सबसे युवा देश है। ये देश का संस्कार और कल्चर है कि दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ पॉजिटिविटी से काम करता है, कमिटमेंट से काम करता है, डेडिकेशन से काम करता है। तीसरा, इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में देश के युवाओं में अच्छी स्किल है। ये स्किल की दुनिया को रिक्वायरमेंट है, इसलिए दुनिया की नज़र इंडिया के सेमी स्किल और स्किल मैन यूथ पावर पर है। तो ये यूथ पावर आज देश को है, दुनिया उसको अप्राइज कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख करा कि देश के युवाओं के सामने ये सब लोगों की नज़र है। और वहीं भारतीय नौसेना देश में बने प्रथम पंक्ति के 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को 21 जून को कोलकाता में कमीशन करने के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण समारोह की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा तैयार किए गए ये जहाज समुद्री युद्ध, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में अहम परिचालन क्षमताएं दिखाते हैं। ये युद्धपोत क्षमता विकास,
ब्लू वाटर ऑपरेशंस को मजबूत करने, समुद्री क्षेत्र की जानकारी बढ़ाने और बदलते खतरों से तटीय इलाकों को सुरक्षित रखने के प्रति नौसेना के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये तीनों युद्धपोत भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण इकोसिस्टम में बढ़ती परिपक्वता को दिखाते हैं, जिसमें स्वदेशी सामग्री 75% से अधिक है। इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की बड़ी भागीदारी रही है, जिसमें 200 से ज्यादा MSME शामिल थे और इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन युद्धपोतों का भारतीय नौसेना में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये भारत सरकार, भारतीय नौसेना, सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों, निजी उद्योगों और MSME के समन्वित प्रयासों का प्रतीक है। भारत को वित्तीय अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार जोर देता रहा है। ऐसे में FATF में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक स्तर पर आतंकवादी वित्त पोषण नेटवर्क और अवैध वित्तीय तंत्र के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। विवेक अग्रवाल इससे पहले भारत के FATF प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के निदेशक रह चुके हैं। वित्तीय निगरानी और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी तंत्र में उनके व्यापक अनुभव से FATF के वैश्विक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने शुक्रवार को लक्षद्वीप के कवरत्ती स्थित समुद्र तट पर आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों, शिक्षकों, स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर बीच क्लीनिंग ड्राइव में भाग लिया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ तटीय भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के अभियान न केवल समुद्र तटों को स्वच्छ रखते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को भी मजबूत करते हैं। Kavrati has taken this initiative with the involvement of our children, with the involvement of our local people, with the involvement of our officials. In Kavrati, we have no litter on the beach, right? And I don't think it's going to take very long. Whenever we talk about nature or anything, it has to be sustainable. We have to sustain that effort because a lot of that litter we collected is not created by the people here. So this effort should continue as long as we can have clean beaches, clean environment, and we can be proud of it. We'll be proud of the fact that our beaches are the cleanest in the country and maybe the cleanest in the world. और भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला M.A. अबुशावेश ने गाजा और वेस्ट बैंक में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है और हजारों लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी के कारण अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव है। कैंसर उपचार की कई दवाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि डायलिसिस, फिल्टर और अन्य जीवन रक्षक सामग्री भी गंभीर रूप से कम है। वहीं राजदूत ने कहा है कि भारत दुनिया के प्रमुख दवा उत्पादक देशों में से एक है और पहले भी फिलिस्तीनी जनता को मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है। भारत की चिकित्सा क्षमता और दवा उत्पादन क्षमता हजारों फिलिस्तीनियों के जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। Our appeal is very clear. It's the exact time for the international community. It's the exact time in India, at least because I'm the ambassador of Palestine to India. It's the very exact time for Indian government and for the Indian people to provide the necessary support, medical support that we are in desperate need. India is the champion of the South. India is the champion of the slogan, "World is one family." And since world is one family, it's the exact time to provide the necessary medicine to part of the Indian family in Palestine to save the life of children, elderly and women and others. PIB पत्र सूचना कार्यालय गंगटोक ने शुक्रवार को 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के विषय पर वार्ता शीर्षक से एक मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। सिक्किम सरकार के
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अन्नपूर्णा अले, मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव योगेन तवांग और सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अमित चक्रवर्ती विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में बीते 12 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा सिक्किम में किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विकास कार्यों की भी सराहना की। पीआईबी गंगटोक के सहायक निदेशक मानस प्रतिम शर्मा ने भी सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित वक्ताओं ने मीडिया और सरकार के बीच संवाद को मजबूत बनाने के लिए पीआईबी द्वारा आयोजित इस जनसंपर्क पहल की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में स्टेशन मास्टरों की भूमिका को और सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की। बैठक में स्टेशन संचालन, यात्री सुविधाओं और सुरक्षित रेल परिचालन में आने वाली चुनौतियों के लिए समाधान के लिए कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। रेल मंत्री ने स्टेशन मास्टरों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने, करियर में उन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने पर जोर दिया। मल्टी ट्रैक और व्यस्त रेल खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। बैठक में मोबाइल ऐप आधारित पेपरलेस कार्य प्रणाली और एकीकृत स्टेशन प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और यात्रियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। आधुनिक प्रशिक्षण के लिए वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेटर तकनीक का उपयोग पर भी बल दिया गया। साथ ही महिला स्टेशन मास्टरों और पॉइंट्समैन की बढ़ती भागीदारी को भी देखते हुए सुरक्षा उपकरणों और कार्यस्थल सुविधाओं की बेहतर उन्हें बनाने पर भी चर्चा हुई। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय रेल को अधिक सुरक्षित, कुशल, तकनीक सक्षम और यात्री केंद्रित बनाना है। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में NFDC NFAI कलेक्शन की रीस्टोर की गई क्लासिक डॉक्यूमेंट्रीज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महात्मा गांधी, बेगम अख्तर और पंडित रविशंकर पर बनी हेरिटेज डॉक्यूमेंट्रीज ने MIFF में धूम मचाई। चुनी गई सभी फिल्मों को नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत रीस्टोर किया गया है। ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो देश की फिल्मी विरासत को संरक्षित और रीस्टोर करने के लिए समर्पित है। बुधवार शाम को दिखाए गए इस खास पैकेज में फिल्म्स डिवीजन की ओर से बनाई गई 5 अहम डॉक्यूमेंट्री फिल्में शामिल थीं। ये फिल्में मिलकर भारत की सांस्कृतिक, कलात्मक और सामाजिक विरासत को दर्शाती हैं और आज के दर्शकों को देश के अतीत के अहम पलों और हस्तियों को फिर से जानने का मौका देती है। फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान आयोजित एक सत्र में बोलते हुए NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए फिल्मों को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्मों को सुरक्षित रखने से सिनेमा का इतिहास नए दर्शकों और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में रीस्टोर की गई क्लासिक फिल्मों के लिए खास सेक्शन होते हैं। डॉक्यूमेंट्री का सिनेरियो तो बहुत ही चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या है कि पहले तो जनरल जो डॉक्यूमेंट्री बनती थी वो तो बनी रही है। कोरोना के बाद क्या हुआ है कि लोग घर पे बैठ के देखते हैं, तो एक कम्युनिटी के साथ मिलके जो देखने का जो मज़ा है वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो अभी ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं वो मज़ा लेके आ रहे हैं वापस। एक तो ये है। दूसरा, मैंने जो पता चला है कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी एकदम इन्वॉल्व हो गए हैं और वो भी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थोड़ी सी ग्लॉसी ऐसी होती हैं। हम एकदम पक्की डॉक्यूमेंट्री जिसको वो हम दिखाने की कोशिश में हैं। Well, people here is amazing. The festival has been a really great experience, films, theater, and also the city. So I'm really glad to be here. And I was surprised about the amount of people who were in the theater. So I'm very happy, very thankful with you. And what I wanted to share or to express was an idea of a more handmade cinema, maybe a cinema which are not working as the industrial field works, but maybe a cinema that
allows the filmmaker to feel more creative and free. और आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर है। ऐसे में हर टीम अब धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को तेज करती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी बड़े मुकाबले होने हैं। फीफा विश्व कप में आज देर रात मेजबान अमेरिका अपने दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर होगा। पैराग्वे पर 4-1 की शानदार जीत के बाद अमेरिका टीम पूरे जोश में है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से पैराग्वे से कहीं ज्यादा कड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने होगी। एशियाई टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए तुर्की को 2-0 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम की ताकत खेल पर नियंत्रण रखना, मौके को बनाना और मजबूत रक्षा पंक्ति है। इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें अमेरिका ने 2 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 मुकाबला जीता है। वहीं देर रात एक अन्य मुकाबले में ग्रुप सी में मोरक्को का सामना स्कॉटलैंड से होगा। मोरक्को की टीम ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला था। मोरक्को की टीम साल 2022 के विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी और टीम का परफॉर्मेंस शानदार रहा। अगर स्कॉटलैंड मोरक्को को हरा देती है तो इससे उन्हें अपने इतिहास में पहली बार विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचने का अच्छा मौका मिल जाएगा। स्कॉटलैंड ने अपने पहले मैच में हैती को 1-0 से हराया था। वहीं ग्रुप सी में ही ब्राजील और हैती की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ सामने होंगी। ब्राजील के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि टीम को अपने पहले मैच में ड्रॉ खेलना पड़ा था। ब्राजील ने पिछले मैच में गेंद पर अपने नियंत्रण को बनाए रखा, लेकिन टीम निर्णायक मौके पर सटीक पास न दे पाने की अपनी कमी से जूझती रही। हैती को ब्राजील के खिलाफ पिछले 3 मुकाबलों में हार का दंश झेलना पड़ा है। ब्राजील वैसे 1982 के बाद से हर बार ग्रुप में शीर्ष पर रहा है। ऐसे में टीम की कोशिश एक बार फिर से उसी रिकॉर्ड को दोहराने की रहेगी। एक अन्य मैच में पैराग्वे का सामना तुर्की से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।